नेक्स्ट है हमारा सेल्फ और इमीटर फीडबैक बायस, स्वाभिनति या उत्सर्जक पुनर्निवेश बायसीकरण। तो इस बायसिंग की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि अभी अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि फिक्स्ड बायस सही नहीं था, उसमें क्यू पॉइंट डिस्प्लेस हो रहा था। तो इसका जनरल सर्किट आपको ऐसे समझना है। बायसिंग इसमें भी यहाँ पर प्लस वीसीसी से ही दी जाती है, लेकिन यहाँ दो रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा लगा दिए जाते हैं, R1 और R2। ठीक है, ये RE जो है वो, हाँ, RE भी होता है और ये RL, टोटल 4 रेजिस्टेंस हम इस सर्किट में यूज करते हैं। बाकी सारी टर्म्स एज इट इज है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आईसी है, यहाँ पर आईबी है और ये जनरल इसका सर्किट है। इस सर्किट को थेवेनिन सर्किट से रिप्लेस किया जा सकता है। थेवेनिन थ्योरम मैंने आपको शुरुआत वाले चैप्टर में पढ़ाई है, जहां पर अपने पास इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है तो उसको इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ कि यहाँ से ये सर्किट हमारे पास कैसे आया। सो देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये वीसीसी किसको सप्लाई दे रहा है? आरएल को भी दे रहा है, और यही वीसीसी किसको दे रहा है? आर1 को दे रहा है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। देखो, आरएल को भी यहाँ पर वीसीसी मिल रहा है और आर1 को भी यहाँ पर वीसीसी मिल रहा है, तो हमने इसको डिवाइड कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया है, इस लूप को तो छेड़ो ही मत, केवल इनपुट लूप को देखो। सो यहाँ पर इनपुट लूप बनाने के लिए हमको ट्रेवल करना है यहाँ से और हमको आना है यहाँ तक, पर ये तो ओपन लूप हुआ। तो ओपन लूप के लिए मैंने तरीका क्या बताया कि इसको पॉजिटिव टर्मिनल मान लो बैटरी का और ग्राउंड को नेगेटिव टर्मिनल मान लो। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि इसको एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरह ट्रीट करेंगे और जो लोअर टर्मिनल होगा उसको किसे जोड़ देंगे? ग्राउंड से जोड़ देंगे। तो देखो, ये सर्किट डायग्राम बन गया। R1 किससे जुड़ा हुआ है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये R1 बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ गया, और नेगेटिव किससे जुड़ा हुआ है? ग्राउंड से। सो नेगेटिव किससे जुड़ा हुआ है? ये ग्राउंड से। और बीच में हमारे पास यहाँ R2 है, सो वहां पर R2 भी है। और R1 का एक सिरा ट्रांजिस्टर से जा रहा है और दूसरा सिरा R2 से जा रहा है। तो R1 का एक सिरा देखो ट्रांजिस्टर से जुड़ रहा है और दूसरा सिरा R2 से जुड़ रहा है। बस यही अपन ने किया है और कुछ भी चेंजेस अपन ने नहीं किए हैं। इसके बाद थेवेनिन थ्योरम को थोड़ा-सा मैं रिवाइज़ करवाती हूँ। थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक ऐसे सर्किट से रिप्लेस किया जा सकता है जिसमें केवल एक रेजिस्टेंस हो, यानी एक इम्पीडेंस हो और एक ही वोल्टेज सोर्स हो। बशर्ते जो इम्पीडेंस की वैल्यू होगी वो कैसे कैलकुलेट करनी है? जिन टर्मिनल में के बीच में लोड लगा हुआ है या जिन भी टर्मिनल के बीच में आप निकालना चाहते हो, उन टर्मिनल को ओपन रख के उन टर्मिनल को ओपन रख के, और अगर सर्किट में जितने भी पोटेंशियल सोर्सेज अवेलेबल हैं सबको हटा के शॉर्ट सर्किट करने का मतलब होता है उनको हटा दो, सारे वोल्टेज सोर्स को हटा दो, और जिन टर्मिनल के बीच में आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो या इम्पीडेंस निकालना चाहते हो उन्हें ओपन रख दो। सो यहाँ हमारे टर्मिनल होंगे, ध्यान रखना, बी और ई, क्योंकि इनपुट जंक्शन हमारा किस किस के बीच में बन रहा है? बी और ई के बीच में बन रहा है। सो हम बी और ई टर्मिनल को ओपन कर देंगे। अगर इन दोनों को ओपन कर दिया तो ये आर ई तो यहाँ से हट ही जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो देखो, हमने बेस और इमीटर को ओपन कर दिया है और वोल्टेज सोर्स हटाने होते हैं तो इस वीसीसी को हटा दिया और यहाँ पर प्लेन वायर बना लिया। अगर उस थ्योरम का आप स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको ये लाइन मिल जाएगी कि थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए टर्मिनल को ओपन कर दिया जाता है और सर्किट के सारे वोल्टेज सोर्स को हटा के उनको उनकी प्रतिबाधाओं से रिप्लेस कर दिया जाता है। यहाँ हम वीसीसी का कोई रेजिस्टेंस नहीं ले रहे, इसलिए हमने प्लेन वायर इमेजिन कर लिया। अब बी और ई के बीच में जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसे हम थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे। साफ-साफ आपको दिख रहा है कि R1 R2 पैरेलल में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसके बाद थेवेनिन वोल्टेज की बारी आती है। थेवेनिन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं? थेवेनिन पोटेंशियल के अंदर वापस उस सोर्स को लगा दो जो आपने हटाया था। वापस सोर्स को लगा दिया, और सोर्स को लगाने के बाद इन दोनों टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, वही थेवेनिन वोल्टेज कहलाता है। सो देखो, हमने वापस यहाँ वीसीसी लगा दिया। अब बी और ई के बीच में जो पोटेंशियल आएगा उसे हम कहेंगे वी थेवेनिन। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो आप ध्यान से देखो कि बी और ई के बीच में वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो R2 के सिरों पर होगा। सो R2 के सिरों पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? तो सपोज इस लूप के अंदर करंट, क्योंकि बैटरी लगी हुई है तो करंट तो फ्लो होगी, तो R2 में से जब ये करंट गुजरेगी I, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ जाएगा? IR2 आ जाएगा। अब I की वैल्यू निकालते हैं। सो I इस लूप में फ्लो होने वाली करंट है, तो लूप का पोटेंशियल कितना है? VCC, और ये सीरीज में हो गए R1 R2, तो यहाँ पर दोनों, क्योंकि ये लूप अब इंडिविजुअल है, अभी यहाँ पर आपको ऐसा देखना है, ये R1 है, ये R2 है, और आपसे कोई कहे कि यहाँ पे करंट कितनी होगी इस लूप में, तो क्या वैल्यू रखोगे? VCC अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। सो ये हमारा V थेवेनिन होगा और ये हमारा R थेवेनिन होगा। सो यहाँ पर देखो, अब
यानी कि इस पूरे सर्किट में ये इनपुट वाला पूरा पोर्शन देखो हमने रिप्लेस कर दिया है सिर्फ एक रेजिस्टेंस से, ये आरबी। आरबी का मतलब आर थेवेनिन, ठीक है। और वीबीबी, वीबीबी क्या हो जाएगा, वी थेवेनिन। और उन्हीं टर्मिनल के बीच में लगता है जिनको आपने ओपन किया था। और ओपन कौन कौन से थे हमारे, बी। सो देखो यहाँ पर टर्मिनल कौन सा हो गया, बी। और ये कौन सा था आपका ग्राउंड वाला, ई। और ये कौन सा आपका है, ई। सो बी और ई के बीच में ही उस रेजिस्टेंस को और उस पोटेंशियल सोर्स को अपन लगाते हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर है कि सर्किट कैसे बना है। अब ये सर्किट बनने के बाद जो हमने फिक्स बायस में किया था कि इनपुट और आउटपुट लूप के अंदर जो भी अपन को लगाना है किरचॉफ लॉ वो लगाते हैं। इस बार इनपुट लूप समझना कौन सा लेके चल रहे हैं अपन। इस बार अपन इनपुट लूप लेके चल रहे हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। ओके, सो यहाँ से चलते हैं ऊपर। तो क्या है हमारे पास, माइनस से प्लस इंक्रीज हुआ पोटेंशियल, तो वीबीई ले लिया। और उसके बाद आईबी करंट फ्लो हो रही है इस लूप के अंदर, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर आरबी में से कितनी करंट गुजरी, आईबी। तो पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हो जाएगा, आईबी इंटू आरबी। चलो अब आगे चलते हैं। आगे चल जैसे ही यहाँ से यहाँ आए तो बी से जब अपन ई में जाते हैं तो इनका पोटेंशियल आता है, कौन सा आता है, वीबीई, है ना। और वो डिक्रीज होता हुआ आता है। तो माइनस का हमारे पास क्या मिल जाएगा, बी से ई में चलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस वीबीई जैसा अपन ने फिक्स बायस में लिया था। उसके बाद देखो ऊपर से आईसी करंट आ रही है, इधर से आईबी करंट आ रही है। तो आर ई में से गुजरने वाली टोटल करंट कितनी हो जाएगी, आईबी प्लस आईसी। सो माइनस का आईबी प्लस आईसी इंटू आर ई हमको मिल जाएगा। और ये हो जाएगा 0 क्योंकि आप घूम के पूरा इस लूप में आ गए। सो ये इक्वेशन हमको मिलेगी इनपुट लूप से जो कि डायरेक्टली यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, सो ये इक्वेशन हमको मिल जाएगी। और हमको पता है कि आईबी की वैल्यू कितनी होती है, आईसी अपॉन एच एफ ई होती है। सो हम यहाँ पर आईबी और यहाँ पर आईबी वैल्यू पुट कर देंगे। सो ये देखो वैल्यू पुट करने के बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो आप देख लेना। यहाँ से मैंने आईसी अपॉन एफ एफ को मैं कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर ये बच जाएगा। इसको थोड़ा सा और ओपन कर दिया, आई आरबी भी कॉमन ले लिया। ये सिंपल सी कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। फाइनली हम यहाँ से आईसी की वैल्यू निकालेंगे तो आईसी की वैल्यू मिलेगी हमें ये। ओके, इसके बाद इन दोनों में से आर ई अपॉन आर बी भी कॉमन ले लो तो हमको ये मिल जाएगा। जनरली एच एफ ई की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा होती है। सो इस 1 को यहाँ पर 0 मान लो और सिंपली एच एफ ई में जिन कर लो। ओके, सो फाइनल आईसी की वैल्यू हमारे पास ये आती है। अब हम लगाते हैं आउटपुट लूप के अंदर। आउटपुट लूप के अंदर देखो आपके पास क्या बनेगा। सो एक बार मैं आउटपुट लूप का भी किरचॉफ लॉ लगा देते हैं अपन। आउटपुट में वैसे कोई लूप अपन को दिख नहीं रहा है तो अपन क्या करेंगे, सेम वही तरीका है। यहाँ से चलेंगे अपन, है ना, यहाँ से चलेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आके यहीं पर आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो रहा है हमारे पास, वीसीसी। इसको वैसे बना सकते हो आप, क्लोज लूप मैंने बनाना बता दिया है। फिर आरएल में से कितनी करंट आई, आईसी। तो आईसी इंटू आरएल। फिर यहाँ अपन सी से लेके और कहाँ पर पहुंच गए, ई पे। तो सी से जब ई तक आते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, वीसीसी। सो वीसीई आ जाएगा हमारे पास। और फिर ये आईबी करंट किस में से होकर गुजर रही है, आईबी प्लस आईसी करंट आर ई में से होकर गुजर रही है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो ये इक्वेशन हमारे पास आउटपुट लूप के अंदर बन जाएगी। नॉर्मली आपने देखा होगा कॉमन इमीटर एम्पलीफायर या फिर कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर में आईसी मैंने बताया था मिली एम्पियर के ऑर्डर का आता है और आईबी हमारा आता है माइक्रो एम्पियर का ऑर्डर का। इसका रीजन और ये सब कुछ मैंने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर बताया है। कॉमन इमीटर वाला देखना आप, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर बता रखा है मैंने ये। सो माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर से 1000 गुना कम होता है तो इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। सो आईबी वाले टर्म को अपन अवॉइड कर सकते हैं। सो यहाँ से हमारे पास वीसीसी की वैल्यू आ जाएगी इतनी, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो कि अगर हम आर ई बराबर आर बी रख दें और एच एफ ई की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है तो हमारे पास इस इक्वेशन में क्या मिलेगा, ये इक्वेशन नंबर हमारी सपोज करो 1 है। क्या कंडीशन है, आर ई बराबर आई बी कर दिया जाए, ठीक है। आर ई बराबर आई बी कर दिया जाए तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। और एच एफ ई की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा है, देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा ली हुई है तो उस कंडीशन में इस 1 को अपन क्या मान सकते हैं, 0। तो यहाँ पर क्या मिल जाए, ऊपर एच एफ ई और नीचे एफ ई, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो आईसी है उसकी डिपेंडेंस एच एफ ई से खत्म हो गई। अब आईसी का मान एच एफ ई पर निर्भर कर ही नहीं रहा है। और अगर अपन ये वैल्यू पुट नहीं भी करते हैं, आर ई और आरबी को एक नहीं भी मानते हैं, तो जब टेम्परेचर चेंज होगा तो एच एफ ई सपोज इंक्रीज हो रहा है, अगर एच एफ ई इंक्रीज होगा तो वो ऊपर भी इंक्रीज होगा
और नीचे भी इंक्रीज होगा। तो आईसी के अंदर तो ऊपर भी एचएफई है और नीचे भी एचएफई है। तो अगर एचएफई में कोई भी चेंज आता है तो जितना चेंज ऊपर होगा उतना ही चेंज नीचे हो जाएगा, जिससे आईसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आईसी हमारी क्या रह जाएगी, कांस्टेंट रह जाएगी। ओके, और आईबी की वैल्यू हमने इस कंडीशन में देख ही ली है, बहुत कम है। सो आईसी की वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन एचएफई हो जाए, या तो डिपेंड ही नहीं करेगा, और डिपेंड करेगा तो ऊपर नीचे इक्वल चेंजेस हो रहे हैं तो वैसे ही उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आईसी हमारा कांस्टेंट है, यानी कि ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट हो चुकी है। आरएल और आरई तो रेजिस्टेंसेस हम लगाते हैं जो हमेशा कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस हम नहीं लगाते हैं। सो इस कंडीशन में जो, और वीसीसी भी हमारा कांस्टेंट है क्योंकि वीसीसी तो हमने बाहर से सप्लाई दी है। सो वीसीई हमारे पास क्या आ रहा है, वीसीई हमारे पास आ रहा है कांस्टेंट। आईसी भी हमने अभी अभी देखा हमारे पास आ रहा है कांस्टेंट। सो क्यू पॉइंट हमारा डिस्प्लेस नहीं होगा, क्योंकि क्यू पॉइंट किस किस पे डिपेंड करता है, आईबी पे, आईसी पे और वीसीई पे डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि हमारे आईसी और वीसीई जो आ रहे हैं वो आईबी पर डिपेंड कर ही नहीं रहे। सो क्यू पॉइंट डिस्प्लेस नहीं होता है, इसीलिए ये जो बायसिंग होती है ये काफी अच्छी मानी जाती है। इसको इमिटर फीडबैक बायस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ आर ई के थ्रू जो है इमीटर टर्मिनल देखो वापस वो इनपुट से कनेक्टेड हो रहा है, और ये फीडबैक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन कि फीडबैक कैसे देते हैं। इसलिए खैर ये बायसिंग जो होती है वो अच्छी मानी जाती है।